हाँ बच्चों, तो अच्छी स्थिति हम लोग पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे निरक्षी स्थिति, स्पॉन्डान पोजीशन। ठीक है, तो अच्छा, स्पेसिफिक डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। जैसे कई डायरेक्शन आपको मिल गया है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर, ऋण आवेश की ओर। ये आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा था, धन से दूर, ऋण की। अच्छा, अब जो वैद्युत द्विध्रुव था, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P इक्वल टू जो 2Q वाला था, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, मतलब आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र था उसका उल्टा। ठीक है ना, जैसे आवेश था धन से दूर, ऋण की ओर, ये आवेश का तीव्रता है। अब वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। अच्छा, उसका उल्टा। अब जो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र आया था अक्षीय स्थिति में, इसका जो वैद्युत क्षेत्र आया था इसकी दिशा क्या आई थी? अब ये भी जो इसके पहले वाले लेक्चर निकाला था, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। मतलब आप कह सकते हो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा ऋण से धन, और वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र आया था इसकी दिशा भी ऋण से धन होती, दोनों का सेम होता है। आघूर्ण की दिशा और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों सेम, लेकिन किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र अलग, धन से दूर, ऋण की। अब हम लोग आज करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा। निरक्षीय स्थिति, इसमें वेक्टर का रोल रहेगा, ध्यान। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल आएगा, ना अक्षीय हो ना निरक्षीय हो, किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र। तो पहले आप निरक्षीय, ये मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये माइनस Q चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? वही 2L। अब ये 2L क्यों माना गया है समझ गया हमने। देखो अभी भी जो इसके पहले आर्टिकल था उसमें आधे की जरूरत पड़ी थी ना, इसीलिए इसको 2L। अच्छा, अब इसका एक मिड पॉइंट O, अब यहीं से इसके नॉर्मल पर, इसका नॉर्मल खींच देते हैं, निरक्ष बोलेंगे, इस पर कोई भी एक पॉइंट नहीं मिलेगी। P, इस P का परिचय, यहां O से इसका कितना डिस्टेंस है? R। ठीक, यहां से ये भी L है और यहां से ये भी है। फिगर ध्यान से देखिएगा, फिगर का बहुत रोल है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है, इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, दोनों तीव्रताओं का सदिश योगफल कर देंगे। बस इतना ही काम करना है। तो चलिए भाई, इस धन Q आवेश का यहाँ तीव्रता आपको पता है कि धन आवेश का तीव्रता, ये आवेश के कारण तीव्रता धन आवेश से दूर, इस ऋण आवेश का तीव्रता निकालेंगे, ऋण आवेश का तीव्रता ऋण की ओर, आवेश का तीव्रता धन से दूर, ऋण की ओर। तो ये लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। अब तो इस धन के का तीव्रता धन से दूर, तो इसी लाइन को आगे बढ़ाइए। ये तो इस धन आवेश का तीव्रता हमने मान लिया, ये क्या है आपका E1। ठीक, अब इस ऋण Q आवेश का तीव्रता ऋण की ओर, पहले इसको मिला दो, हाँ, तो इस ऋण Q आवेश का तीव्रता ऋण की ओर होता है,
तो ये मान लीजिए ये तीव्रता है आपका E2। बेटा ये ध्यान रखना, इसके का तीव्रता E2 माना गया है और इस धन q का तीव्रता E1 माना। ठीक है, तो द्विध्रुव कारण निकालना है, तो इसके कारण E2, इसके कारण E1। अब E1 और E2 का जैसे वेक्टर से रिजल्टेंट निकालते हैं उसी मेथड से निकालेंगे। थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसमें छोटा है। चल अब देखो, अब जैसे आप ध्यान नहीं दिए, हमको लगा कि ये बड़ा है इसको मैं छोटा कर दूं। क्यों? हमको पता है कि E1 और E2 का दोनों का स्केलर वैल्यू सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? इसके कारण तीव्रता निकालेंगे। अब देखो कांस्टेंट के ये Q/R, तो यहां से दूरी यही है ना, फिर इसके कारण निकालेंगे कांस्टेंट के ये Q दोनों का सेम है। R यहां से ये डिस्टेंस जगह लंबाधक है, ये डिस्टेंस के बराबर है, तो E1 और E2 का स्केलर वैल्यू सेम आएगा। जब स्केलर वैल्यू सेम आएगा तो वेक्टर में पढ़ोगे अंकित मान समान रहेगा, तो 3 की लंबाई भी क्या रहनी चाहिए? समान रहना चाहिए। तो समान रहेगा देखने में, तो एक्यूरेट फिगर रहेगा। चल अब काम को आगे बढ़ाते हैं। अब इस E1 और E2 का परिणाम निकालना है, ठीक है ना। ये एंगल मान लो, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, समझ बात को बुझे, तो ये भी आपका थीटा है। तो अब E1 और E2 का परिणाम निकालने के लिए E1 को भी क्षैतिज और घटक में वियोजित कर देंगे, फिर E2 को भी क्षैतिज और घटक में वियोजित कर देंगे, फिर दोनों का परिणाम निकाल देंगे। तो क्षैतिज और ऊर्ध्व के लिए अब इसी के समांतर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक। अब देखो E1 का इधर में घटक मिलेगा और इधर में घटक मिलेगा। कैसे सेट करेंगे? फिगर क्लियर बनना चाहिए। यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, लंब डाल दो, ठीक, और यहां से फिर इस पर लंब डाल दो, ठीक। तो अब इस E1 का एक कंपोनेंट इधर मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट इधर मिलेगा। अब चाहे तो E1 इधर बोलो या इसके स्थान में ये और ये, चलो ऐसे ही ये वेक्टर है, इसका भी इधर में और इधर में, तो यहां से इस पर लंब डालो, और यहां से इस पर भी लंब डालो, तो इसका इधर में घटक निकालेंगे, इसका इधर में घटक और इसका नीचे में घटक, ठीक है। बस एंगल मेंटेन करिए, ये थीटा है, इसी के समांतर ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, ये रेखा सीधी आ रही है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा है। ये लाइन समांतर, ये सीधी रेखा जा रही है, थीटा तो ये थीटा। अच्छा ऐसे ही ये वाली लाइन सीधा है, ये थीटा है, ऐसे निकाल लो, ये थीटा है, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्व, तो यहां से ये पूरा आपका 90 है। वैसे इस तरह से काम हो जाएगा, या ये क्षैतिज नीचे है, तो यहां से ये आप अगर इसी से निकालते हैं, ये 90 है, ये थीटा है, तो यहां से ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा अब यहां से निकाल लो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अब देखो ये थीटा है 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये क्षैतिज है, ये मीन्स कि ये एंगल है आपका 90, ये पूरा 90 है, यहां से 90 माइनस थीटा है, तो यहां से ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बचेगा? थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहां से ये भी थीटा है, यहां से ये भी थीटा है, इसकी कोई और जरूरत नहीं, ठीक है। तो एंगल कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये E1, इसकी यहां जरूरत नहीं, बहुत भीड़ मत करिए। चलो देखो यहां से थीटा है, तो इस डायरेक्शन में E1 था, ये इस थीटा के लिए, ये थीटा है, ध्यान रखना, इस थीटा के लिए लंब है या ढाल है, थीटा के लिए जब लंब बढ़ाकर करेंगे तो ये आएगा E1
साइन थीटा, इसी के समांतर ये है, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण करेंगे तो इधर में आएगा इस E1 का इधर घटक, तो E1 का नीचे में घटक हो जाएगा E1 cos थीटा। तो इस E1 का ऊपर में घटक आया E1 साइन थीटा और E1 का क्षैतिज घटक आ गया E1 cos थीटा। अब इस E2 पे आइए, एंगल देखो, यहां से थीटा था, ये E2 है, तो आधार बटे कर्ण करेंगे तो इस दिशा में क्या आएगा E2 cos थीटा। इस थीटा के लिए लंब है, लंब बटे कर्ण, कर्ण डायरेक्शन में क्या E2 है, तो थीटा के लंब है, तो लंब बटे कर्ण, तो इधर में आएगा E2 साइन थीटा, इसी के समांतर ये है, ये भी हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक, अब आप देख रहे हैं जो इसके कारण था E1, इसको मैंने E1 साइन थीटा इधर, E1 cos थीटा इधर, इसको भूल जाइए। अब E1 साइन थीटा और E1 cos थीटा रखिए, और इसके कारण तीव्रता ये E2 इधर आया था, तो इसके स्थान पे E2 cos थीटा इधर और E2 साइन थीटा नीचे। ठीक, अब ये और ये सबका परिणामी निकालेंगे। देखो ध्यान से, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जुड़ जाएगा, ये विपरीत में है, तो जो ज्यादा रहेगा ज्यादा ऐसे कण को घटाएंगे, लेकिन कोई ज्यादा नहीं बल्कि दोनों बराबर होंगे। क्यों, आइए इसकी चर्चा किया जाए। E1 का अपन निकालेंगे, ये R है, यहां से ये डिस्टेंस L है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कर्ण में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ऐसे ये R है, L है, ये डिस्टेंस हो जाएगा कर्ण में L स्क्वायर प्लस R। अब चलो E1 का स्केलर वैल्यू निकालो, यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं। देखो E1 क्या है, इसके कारण यहां पर उत्पन्न वैद्युत, इसके मतलब इस आवेश धन q का यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, फार्मूला कांस्टेंट K Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से ये दूरी R स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, कड़ी हटा दी जो कि इसका वर्ग करना था। ऐसे ही E2 इसका, इसके कारण यहां पर तीव्रता कांस्टेंट K, आवेश वही Q है अपॉन R स्क्वायर, यहां से इसकी दूरी का वर्ग, ये दूरी कड़ी में इतना है, स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो फाइनली E1 का मान हो गया कांस्टेंट K Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और E2 का वैल्यू हो गया E2 कांस्टेंट K Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R। चाहते वैल्यू यहां लिख दो, देखो E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, तो E1 का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट K Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन थीटा। जो E1 साइन थीटा बोलो या कांस्टेंट K Q L स्क्वायर साइन थीटा, ऊपर और नीचे में भी E2 लो, E1 E2 का वैल्यू सेम है, तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। 5 न्यूटन का बल इधर, 5 न्यूटन का बल इधर, तो परिणामी क्या रहेगा, 0। जो E1 साइन थीटा या E1 साइन थीटा ऊपर E2 साइन थीटा, क्योंकि मान आप लिख दे रहा हूं E1 बराबर E2, ध्यान रखिएगा वेक्टर यहां नहीं लगाया हूं, बल्कि लिख रहा हूं वेक्टर E1 नॉट इक्वल टू वेक्टर E2, वेक्टर नहीं बराबर है, बल्कि मॉड ऑफ वेक्टर E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E1 E2 का परिमाण बराबर है, तो इसका मॉड है तो E1 बराबर E2। वेक्टर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, तो E1 E2 का परिमाण आपका क्या है, वेक्टर बराबर नहीं, परिमाण बराबर है। जब परिमाण दोनों का सेम है, जो मान यहां देखो इसका स्केलर वैल्यू दोनों का सेम आया था, तो ये दोनों क्या कर देगा, उदासीन। मैं यहां एरो बना के लिख देता हूं, ये दोनों क्या हो जाएगा, उदासीन। E1 E2 लिखा, लेकिन E1 E2 का वैल्यू सेम है, तो ये साइन थीटा ऊपर, यहां भी लिख दो तब E2 का वैल्यू कांस्टेंट K
क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो कांस्टेंट के एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा ऊपर, कांस्टेंट के क्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा नीचे, ये क्यू का मान रखा, जो नीचे वही ऊपर, तो इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा जीरो। अब इसका इधर में घटक और इसका इधर में घटक, ये दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएगा। यही पूरे वैद्युत द्विध्रुव का परिणामी होगा या इन दोनों वेक्टर का परिणामी यही होगा। अच्छा, तो अब हम लोग यहां लिख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या है आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दिशा जरूर लिखिए, दोनों दिशा इधर है ना, इधर मतलब क्या, या तो धन आवेश से ऋण आवेश, यहां से कहीं लिख दूंगा द्विध्रुव के, ये इधर आ रही है ना, तो द्विध्रुव के धन आवेश टू ऋण आवेश की ओर। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जो अक्षी वाला आया था, अक्षी वाले का यहां उल्टा है, ये क्या आया धन से जो ऋण की ओर, मतलब जो आवेश के कारण होता है निरक्षीय स्थिति में वो आ रहा है। ये सब सावधानी से जुबान में रखिएगा। चलिए E1 का वैल्यू कांस्टेंट के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कॉस थीटा। E2 का वही वैल्यू है कांस्टेंट के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों सेम है, जुड़ जाएगा। दो कांस्टेंट के क्यू कॉस थीटा, दोनों सेम है, जुड़ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे भाई एक है तना धन, एक है तना, जैसे एक एक्स धन एक एक्स मिलके दो एक्स होता है, ऐसे जो ये है वही ये, तो दोनों मिलकर दो इतना हो जाएगा। या पेंसिल में काउंट करिएगा। हाँ चलिए इसका वैल्यू लिखिए, ये रहा कांस्टेंट और 2q cos थीटा का वैल्यू होता है, ये है आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू यहां रख दो, cos थीटा आधार बटेगा, तो आधार ये आपका एल और कर्ण है आपका रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो cos थीटा का वैल्यू फाइनल हो गया एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये 2ql ये क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से शो करते हैं। अब यहां देखो बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन क्या ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये कड़ी में है, तो इसको बोल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के घाते 1/2। कैलकुलेशन ये गुणा करना है, इस ब्रैकेट की घात 1 है और इस ब्रैकेट की घात आधा है, तो गुणा में समानाधार के घातों को जोड़ देते हैं। कांस्टेंट के P अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, ये गुणा करना है, इसके घाते 1 इसके घाते आधा, तो 1 धन आधा हो जाएगा, या इक्वल टू कांस्टेंट के P अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के घाते 1 और आधा मिलकर 3/2। यहां लेके आइए इसको, दिशा मत भूलिएगा। अब इसमें धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ आया, कांस्टेंट के P अपॉन एल
स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब देखो बेटा, अभी तक हम लोग कुछ नेग्लेक्ट नहीं किए। अगर क्वेश्चन में केवल द्विध्रुव शब्द नहीं लिखा है, डाइपोल वर्ड यूज नहीं है, केवल बस चार्ज करके सेट किया, तो कंफ्यूज करते हैं एक्सरसाइज वाले अच्छे क्वेश्चन में। तो आपका यही वैद्युत क्षेत्र है। अब अगर द्विध्रुव लिखा है तो समझ लेना कि इसके बीच की दूरी कितनी होती है, बहुत कम होती है। अब यहां से L चूंकि कम होता है तो L स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, नगण्य करेंगे। तब इसका कैसा रूप हो जाएगा, कांस्टेंट K P अपॉन, अब L स्क्वायर को नगण्य करते हैं, R स्क्वायर के घाते 3/, घात की घात है, घातांकों का आपस में गुणा करते हैं P, तो R के घाते 2 गुणे 3/2, 2 कैंसिल। अब कांस्टेंट के क्या वैल्यू रख दीजिए, 1/4πε0, और ये P ये वाज लिखा है इसलिए मैं लिख रहा हूं P अपॉन R पावर। ये अब साथ साथ इसका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। थोड़ा सा एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, इसको आप लोग लिखिएगा, बना के लिखने का आदत डालिए। मैं एक बार थोड़ा सा बोल दे रहा हूं, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव धन की और ऋण की आवेश से लेकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके लंबार्धक पर एक मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जो निरक्षीय स्थिति पे है। इस वैद्युत द्विध्रुव कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो तीव्रता निकालने के लिए माना धन की आवेश कारण तीव्रता E1 धन से दूर, ऋण आवेश कारण तीव्रता ऋण की ओर है। इस तीव्रता E1 E2 को क्षैतिज अल्पफुट घटक में वियोजित करने पर, तो वियोजित किया, वियोजित करने के बाद E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विपरीत दिशा में है, अर्थात इन दोनों का ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, क्षैतिज घटक दोनों के जुड़ जाएंगे। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसको भी कहीं लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने P यूज किया, यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं जहां P बराबर 2QL, इसका ये थोड़ा सा अच्छा लाइन शुरू लिख के तब। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर, ना तो अक्षीय हो ना तो निरक्षीय हो, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा, अब उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये ऋण Q है और ये धन Q। अच्छा, अब किसी बिंदु पर ना तो इधर ना तो लंबा, मान लीजिए यहां पे निकालना है, ठीक है, और यहां का परिचय इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है, और ये यहां से एंगल कितना बना रहा है, मान लीजिए थीटा। तो अब इसका हम थोड़ा सा प्रोसेस बोल रहे हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे डेरिवेशन करेंगे। ऋण Q आवेश से धन की आवेश से वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे P पर निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव को, इस वैद्युत द्विध्रुव का खुद का आघूर्ण P होगा, उस P का डायरेक्शन किधर होगा, ऋण से धन की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा वो, इसको ऐसे एज्यूम कर लो, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ऋण आवेश से धन आवेश, ये P की दिशा किधर होगी, ऋण आवेश से धन। अच्छा, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P ऐसे है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को, अब जहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इस वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर P निकालना है, P न तो अक्षीय है न तो निरक्षीय है, तो जो इसका आघूर्ण ये आया है P, इसके आघूर्ण को इसको मिलाने वाली रेखा और इस रेखा के लंबवत घटक में वियोजित करें। किसके, इसको, ये आघूर्ण P को करेंगे। तो ये आघूर्ण P जैसे इधर है, तो इसका इधर में कंपोनेंट और इसके लंबवत में कंपोनेंट,
तो इसको इस हाफ का करेंगे तो इधर और इधर मिलेगा, ऐसे इस हाफ का करेंगे तो इधर और इधर मिलेगा इस टाइम से। तो अब जगह नहीं है इसका, तो इस जब इसको ऐसे कर लेंगे तो जो इसका इधर और इधर में कंपोनेंट्स मिलेगा, इसके कारण क्षैतिज में सूत्र लगाएंगे, और जो ये वाला लेंगे जिसका इधर वाला कंपोनेंट्स आएगा ये ऊर्ध्व वाला सूत्र लगा के, तो फिर दोनों का एक अर्थ ऐसे मिलता है, दोनों का परिणाम निकालेंगे। ये आर्टिकल कर, इसी के बाद नहीं एक आर्टिकल उसके बाद और रहेगा। दैट्स ऑल।